सोचिए, एक ऐसा देश जहां सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि परंपरा और रिश्तों का प्रतीक है। वहां अचानक सरकार सोचे कि लोग सोना और पेट्रोल थोड़ा कम खरीदें। सुनकर अजीब लगता है ना? आज इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझेंगे। हम इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस और ग्लोबल हालात को डिकोड करेंगे जो आम मार्केट और हमारी जेब को पूरी तरह से हिला सकते हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य को सुलझाते हैं। आखिर प्रधानमंत्री नागरिकों से सोना कम खरीदने और फ्यूल का उपयोग घटाने की अपील क्यों कर रहे हैं, वो भी तब जब दुनिया भर में हालात अस्थिर हैं और गोल्ड पर कोई ऑफिशियल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का प्लान भी नहीं है। ध्यान दीजिए, ये कोई सख्त आदेश नहीं बल्कि एक अपील है, और बस इसी एक छोटी सी बात ने सारे आर्थिक विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं हमारा आज का रोड मैप। पहले हम बात करेंगे इस असाधारण अपील की, फिर डॉलर की निकासी और मध्य पूर्व के तेल के बारे में। उसके बाद पुराने संकट की याद ताज़ा करेंगे और अंत में समझेंगे कि इसका घरेलू बजट पर असर कैसे पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से और देखते हैं कि ये असाधारण सरकारी अपील आखिर है क्या। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार कड़े कानून या ऑर्डर्स लगाने के बजाय सिर्फ अपील कर रही है। क्यों? ताकि देश में कोई आर्थिक पैनिक ना फैले। भारतीय समाज में सोने की अहमियत तो हम सब जानते ही हैं, खास करके शादियों के सीजन में। इसीलिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स की जगह एक नर्म अपील चुनी गई ताकि लोग खुद समझदारी दिखाएं। और जिस पैमाने पर हम सोने की बात कर रहे हैं ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। देश हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना बाहर से मंगवाता है। ये आंकड़ा भारत को पूरी दुनिया के टॉप 2 गोल्ड इंपोर्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। ये सिर्फ कुछ किलो की बात नहीं है, ये उन अरबों डॉलर्स की कहानी है जो हर साल देश के बाहर चले जाते हैं। ये अरबों डॉलर्स की बात सीधे हमारे दूसरे भाग से जुड़ी है, जो है सोना और डॉलर की निकासी। आखिर फाइनेंस मिनिस्ट्री सोने के आयात यानी इंपोर्ट्स पर इतनी बारीकी से नजर क्यों रखती है? इसे समझने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD के कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो CAD देश के व्यापार का वो हिसाब किताब है जहां इंपोर्टेड सामान और सर्विसेज की कीमत हमारे एक्सपोर्ट्स यानी बाहर भेजे गए प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा हो जाती है। इसे एक आम घर के बजट से जोड़कर देखते हैं। जैसे अगर किसी घर का महीने का खर्च उसकी आमदनी से लगातार ज्यादा होने लगे तो बजट बिगड़ जाता है ना। ठीक वैसे ही एक देश का CAD तेजी से बढ़ने लगता है जब भारी मात्रा में सोने और तेल का इंपोर्ट देश की एक्सपोर्ट आमदनी से आगे निकल जाता है। एकदम सिंपल मैथ्स है। तो मुख्य बिंदु क्या निकला? देश के बाहर से खरीदा गया हर तोला सोना और गाड़ी में भरवाया गया हर लीटर पेट्रोल सीधे तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरी से US डॉलर्स को बाहर निकालता है। और सच मानिए, जब डॉलर तेजी से बाहर जाता है तो रुपए पर इतना भारी दबाव पड़ता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू तेजी से कमजोर होने लगती है। और डॉलर बाहर जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? चलिए हमारे तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो है मध्य पूर्व का तेल। अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल भारत के कुल इंपोर्ट बिल का लगभग 27 से 28% हिस्सा अकेले ही घेर लेता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पेट्रो डॉलर्स पर निर्भर करता है। ये एक ऐसी भारी निर्भरता है जो अपने आप में देश के लिए एक बड़ी कमजोरी पेश करती है। अब समस्या ये है कि मिडिल ईस्ट की राजनीतिक अस्थिरता इस सप्लाई चेन पर सीधा हमला करती है। रेड सी में जहाज़ों के रास्ते बंद होना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मंडराते खतरे और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का लगातार बढ़ता साया, ये सब कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से तेल की कीमतों में अचानक उछाल आता है और कार्गो शिप्स का इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट आसमान छूने लगता है। हालांकि यहाँ निष्पक्ष रूप से एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी SPR को बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। ये कदम इस कच्चे तेल की निर्भरता के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनने के लिए ही लिए गए हैं, ताकि अचानक आने वाले इन बाहरी झटकों को रोका जा सके। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं हमारा चौथा भाग, पुराने संकट। इससे पता चलेगा कि आज हमें इतना सतर्क रहने की जरूरत क्यों है। इतिहास गवाह है कि जब भी कैड नियंत्रण से बाहर हुआ है, नतीजे गंभीर रहे हैं। 1991 यानी 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस की वजह से देश को बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था।
फिर 2013 में जब कैड हमारी जीडीपी का 4.8% छू गया तो रुपया बुरी तरह गिरकर 68% डॉलर पर आ गया, जिसके बाद गोल्ड इंपोर्ट पर पाबंदियां लगानी पड़ी। यही वजह है कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज सरकार पहले से ही वार्निंग्स दे रही है ताकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पूरी तरह सुरक्षित रहें। और अब हमारे 5वें और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो हमसे सबसे सीधा जुड़ा है, घरेलू बजट पर असर। इसे एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट की तरह समझने की कोशिश करते हैं। हजारों मील दूर घटा कोई ग्लोबल इवेंट एक के बाद एक डोमिनो गिराता है। पहले क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, फिर हमारे रिफाइनरीज और पेट्रोल पंप्स का खर्च बढ़ता है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और फ्रेट वालों की कॉस्ट बढ़ जाती है, और इस सब का आखिरी नतीजा हमारे आसपास की स्थानीय सब्जियों और राशन की महंगाई आसमान छूने लगती है। असल में होता ये है कि जब रिजर्व्स से डॉलर्स कम होने लगते हैं और रुपया कमज़ोर पड़ता है तो देश में बाहर से आने वाली हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। इसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ग्लोबल फ्रेजिलिटी और इस आर्थिक चेन रिएक्शन की कीमत आखिर में आम आदमी ही चुकाता है। ये सीधे घरेलू बजट का संतुलन बिगाड़ देती है और हमारी बचत को तेज़ी से ख़त्म कर देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सरकारी अपील सिर्फ एक आम सावधानी है या किसी आने वाले आर्थिक तूफान का एक खामोश इशारा? जब तक ग्लोबल हालात स्थिर हैं, देश की आर्थिक नींव का असली इम्तिहान शायद अभी बाकी है। इन आर्थिक संकेतों पर नजर रखना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बचा है, ये एक जरूरत बन चुका है। इन सब बातों पर थोड़ा गौर करिएगा। क्या पता कल के आर्थिक हालात हमारे आज के फैसलों पर ही टिके हों।